नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो से हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश की सारी जानकारी के बारे में देखेंगे और मध्य प्रदेश के सारे टॉपिक सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करेंगे। मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान की क्लास के अंतर्गत हम अलग अलग क्लास हैं और मध्य प्रदेश के जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। और मध्य प्रदेश की जो आज हमारी पहली क्लास है उसमें हम मध्य प्रदेश की कुछ सामान्य जानकारी के बारे में देखेंगे। इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित जानकारी की बात करेंगे। मध्य प्रदेश पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि मध्य प्रदेश को पढ़ते समय मध्य प्रदेश का यदि मैप देखते जाएं कि कौन सी जानकारी कहां पर स्थित है, या कौन सी ऐसी नदी है, या कौन सी ऐसी घाटी है, या कौन सा ऐसा पठार है जो मध्य प्रदेश के मैप से हम अगर क्लियर करें तो हमें पढ़ने में आसानी रहेगी और याद करने में भी आसानी रहेगी। आज की इस क्लास में हम मध्य प्रदेश की कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी मध्य प्रदेश लेवल के जो एग्जाम होते हैं जिनमें मध्य प्रदेश से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, मध्य प्रदेश जो नाम है वो नाम किसने दिया था, तो इससे संबंधित हम जानकारी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके बाद जब ये जानकारी पढ़ने के बाद हम मध्य प्रदेश के जिलों और मध्य प्रदेश में जितने भी संभाग उनके अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी के अंतर्गत जो सबसे पहली लाइन है वो ये है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। यदि मध्य प्रदेश राज्य कोई सा राज्य है जो अस्तित्व में आया है तो वह कब अस्तित्व में आया था। तो मध्य प्रदेश का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश नाम से राज्य अस्तित्व में आया, 1 नवंबर 1956 में। इसके बाद यदि मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया है तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन बने थे। जो प्रदेश का मुखिया होता है, जो प्रदेश का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो राज्यपाल होता है, और जो पूरे देश का सबसे बड़ा होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो मध्य प्रदेश जब राज्य अस्तित्व में आया तो मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे वो बने थे पट्टाभी सीतारामैया जी। जो पट्टाभी सीतारामैया थे वो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बनकर सामने आए। और मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, प्रथम सीएम जो बने थे वो बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनकर सामने आए थे। इसके बाद यदि हम देखें कि मध्य प्रदेश का जो भू स्तर है, यानी मध्य प्रदेश की जो भूमि है वो किस भाग का हिस्सा है, तो मध्य प्रदेश की जो भू स्तर है वो गोंडवाना लैंड समूह का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड समूह के बारे में हम जो ज्योग्राफी की क्लास करेंगे, ज्योग्राफी की क्लास के अंतर्गत हम बताएंगे कि गोंडवाना लैंड समूह क्या होता है, ये किस प्रकार का होता है, जिसका मध्य प्रदेश भी भाग है गोंडवाना लैंड समूह का। तो मध्य प्रदेश का जो भू स्तर है वो गोंडवाना लैंड समूह का हिस्सा है। इसके बाद यदि मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करें, मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु है। समशीतोष्ण प्रकार की मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश की पाई जाती है, यानी मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा, वर्षा का लेवल बहुत अच्छा है, इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु जो है उसे मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। एमपी पुलिस या एमपी में जो भी मध्य प्रदेश के लेवल के जो एग्जाम होते हैं, पटवारी या जो भी एसएससी में तो मध्य प्रदेश का वेटेज नहीं होता है, लेकिन जो एमपी पुलिस और पटवारी के जो एग्जाम होते हैं उनमें जिनमें मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आते हैं उनमें सीधा क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। तो उसमें एक कोई सा भी हो सकता है, या तो उष्ण कटिबंधीय पूछा जा सकता है, या समशीतोष्ण पूछा जा सकता है, या मानसूनी। अधिकतर प्रश्नों में देखा गया कि मानसूनी ऑप्शन में आता है, तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु है। अब हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश का जो नाम है, जो मध्य प्रदेश नाम अस्तित्व में आया तो यह नाम किसने दिया था, किसके द्वारा यह नाम दिया गया था, कैसे ये नाम पड़ा। तो जो मध्य प्रदेश का जो नाम है मध्य प्रदेश, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये नाम दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश दिया था। इसके पहले मध्य प्रदेश का नाम ये नहीं था। आजादी से पहले या भारत को स्वतंत्र होने से, भारत जब स्वतंत्र हुआ उससे पहले मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था, जो कि एक प्रांत हुआ करता था, कोई प्रदेश नहीं था, एक प्रांत हुआ करता था। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से इसको जाना जाता था। मध्य प्रदेश के जो अन्य नाम है, मध्य प्रदेश के अन्य नाम है हृदय प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार की है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो भारत का हृदय वाला हिस्सा है, जहां पर हृदय स्थित होता है वहां मध्य प्रदेश स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। सोया स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सर्वाधिक उपज होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन उगाया जाता है, इसकी बहुत अच्छी खेती होती है, इस वजह से मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं। नदियों का मायका इसलिए कहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी नदियां मिलाकर कुल 200 से अधिक नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और अन्य नाम है टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को इसलिए कहा जाता है कि पूरे भारत में जो टाइगर है वो सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान भी पाए जाते हैं। नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है पूरे भारत में। और टाइगर स्टेट इसलिए अभी कुछ दिन पहले टाइगर स्टेट का दर्जा कर्नाटक को चला गया था, क्योंकि मध्य प्रदेश के कुछ टाइगर ऐसे थे जो मर चुके थे, इसलिए मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या कम हो गई थी। लेकिन वर्तमान में फिर से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 526 टाइगर है, 526 टाइगर मध्य प्रदेश में है और कर्नाटक में जो है वो 524 के लगभग है। 526 टाइगर है मध्य प्रदेश में, 524 टाइगर हैं कर्नाटक में, इसलिए वापस मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया है। यदि ये हमने बात करी थी कि आजादी के पहले जो ये मध्य प्रदेश का जो नाम था वो सेंट्रल प्रोविडेंट एंड बरार के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता था, जो कि एक प्रांत हुआ करता था। ये कोई राज्य नहीं था, राज्य के नाम से कोई अस्तित्व में नहीं था, ये पहले एक प्रांत हुआ करता था और कुछ अन्य रियासतें भी मध्य प्रदेश की हुआ करती थी। जैसे यदि हम रियासतों की बात करें तो जो पूर्व वाला हिस्सा है, यदि मध्य प्रदेश का हम मैप देखेंगे, अभी थोड़ी इस लेक्चर के बाद हम मध्य प्रदेश के मैप के बारे में चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश के सारे जिले और संभागों को याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यदि हमें मध्य प्रदेश के जिले और संभाग याद हो जाएंगे तो और आगे के जो टॉपिक है उन्हें पढ़ने में आसानी रहेगी। तो मध्य प्रदेश के जो पूर्व में जो रियासतें थी वो थी बघेलखंड, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य। ये 3 रियासतें मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित थी। कौन कौन सी? बघेलखंड, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य। और जो मध्य प्रदेश के पश्चिम में जो रियासत हुआ करती थी वो थी मध्य भारत के नाम से जो रियासत थी वो पश्चिम में हुआ करती थी मध्य प्रदेश के। और दक्षिण में विदर्भ और बरार के नाम से 2 रियासतें थी। दक्षिणी हिस्से में जो मध्य प्रदेश का भाग महाराष्ट्र से लगता है उसमें विदर्भ और बरार के नाम से 2 रियासतें थी। उत्तरी भाग की अगर बात करें तो उत्तर में विंध्य प्रदेश के नाम से एक रियासत हुआ करती थी, जो कि मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में थी। मध्य प्रदेश के मध्य में जो कि बीचों बीच यदि हम बात करें तो 2 रियासतें मध्य प्रदेश के बीचों बीच भी स्थित थी, जो कि महाकौशल और भोपाल और महाकौशल वर्तमान का जबलपुर वाला हिस्सा है, यह मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है। और भोपाल भी रियासत थी जो मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित थी। तो ये हमने रियासतों की बात करी है। थोड़ा सा एक बार और इनका रिवीजन कर लेते हैं। जो कि पूर्व में जो रियासतें थी वो थी बघेलखंड, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य। और पश्चिम में जो रियासतें थी वो थी मध्य भारत, दक्षिण में विदर्भ, बरार, उत्तर में विंध्य प्रदेश और मध्य में महाकौशल और भोपाल रियासतें थी। टाइगर स्टेट वर्तमान में मध्य प्रदेश में 526 टाइगर। मध्य प्रदेश के जो अन्य नाम थे वो हमने देखे थे। हृदय प्रदेश, सोया स्टेट, क्योंकि सोयाबीन की अच्छी खेती होती है मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है। नदियों का मायका भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी हमने देखे थे। पट्टाभी सीतारमैया जी जो है वो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हुए। प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी हुए। और भूस्तर जो है गोंडवाना लैंड समूह का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि गोंडवाना लैंड समूह जो है वो पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का भूस्तर किस प्रकार का है, तो उसमें ऑप्शन में रहता है गोंडवाना लैंड समूह। गोंडवाना भी लिख सकता है केवल, तो गोंडवाना लैंड समूह का जो स्तर है वो मध्य प्रदेश का भूस्तर है। और मध्य प्रदेश के गठन की बात करी थी तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। जो जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में भी 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले कहां पर स्थित हैं और कौन सा संभाग के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। सारे जिलों को याद करने की कोशिश करेंगे और सारे संभाग याद करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम मध्य प्रदेश के मैप के बारे में चर्चा करेंगे। जो मध्य प्रदेश का जो मैप है इसमें कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं और कौन सा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, इसके बारे में हम देखेंगे। और मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कौन से राज्य से लगती है, कितने जिले मध्य प्रदेश की, ऐसे कितने जिले हैं जो दूसरे राज्यों से सीमा को साझा करते हैं,
तो ये जो प्रश्न है वो डायरेक्ट सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, दक्षिणी कौन से जिले हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एमपी पुलिस, एमपी एसआई या फिर पटवारी, इनके एग्जाम में डायरेक्ट इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, ये भाग जो है उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। यूपी से मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग लगा हुआ है और मध्य प्रदेश, यूपी के बाद जो दूसरे राज्य की सीमा लगती है वो है राजस्थान। तो मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिम में राजस्थान और राजस्थान के अलावा गुजरात। ये जो है राजस्थान और गुजरात से मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग साझा करता है। मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान और गुजरात से लगती है। मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश से ही कटकर अलग राज्य बना था छत्तीसगढ़, जो कि 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ नया राज्य अस्तित्व में आया था। और मध्य प्रदेश के जो दक्षिण में जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। राजस्थान और गुजरात जो है मध्य प्रदेश के पश्चिम में है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के उत्तर में है और छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित राज्य है। इसके बाद यदि हम बात करें कि कौन से जिलों के बारे में यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल जो जिलों की संख्या है, मध्य प्रदेश के कुल जो जिले हैं, मध्य प्रदेश के कुल जिले जो हैं, मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं वर्तमान में। और जो संभाग हैं, मध्य प्रदेश के जो संभाग हैं, मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। तो 52 जिले और 10 संभाग मध्य प्रदेश में हैं। और इनके बारे में अब हम एक एक संभाग और उनके अंतर्गत आने वाले जिलों के बारे में देखेंगे। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे पहले जो सबसे उत्तरी भाग जो है उसमें सबसे पहला जिला जो है वो है श्योपुर जिला, श्योपुर। इसके बाद जो अगला जिला है वो है मुरैना। और जो यहां पर जो स्थित जिला है वो है भिंड। तो श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये जो 3 जिले हैं इनसे मिलकर एक संभाग बनता है जिसका नाम है चंबल संभाग। चंबल संभाग जो है वो मध्य प्रदेश के 3 जिलों श्योपुर, मुरैना और भिंड से मिलकर बनता है चंबल संभाग। इसमें कुल 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना और भिंड। इसके बाद जो अगला हमारा जिला है वो है यहां पर स्थित है ग्वालियर। मध्य प्रदेश के मुकुट वाले हिस्से में स्थित है ग्वालियर। ग्वालियर के ही बगल से स्थित है दतिया। पीताम्बरा पीठ नामक स्थान दतिया में स्थित है। ग्वालियर, दतिया। दतिया के यदि हम नीचे आते हैं तो यहां पर स्थित है शिवपुरी। शिवपुरी, शिवपुरी के यदि हम इधर आते हैं तो इधर है गुना और गुना के इधर स्थित है अशोकनगर। अशोकनगर। तो कितने जिले? ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। ये 5 जिलों से मिलकर बनता है कौन सा संभाग? ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग जो है, ग्वालियर संभाग में जिलों की संख्या है 5। कौन कौन से जिले? ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। इसके बाद हम यदि अगले संभाग की बात करें तो वो है सागर संभाग। तो सागर जो है वो कुछ यहां पर स्थित है। सागर की यदि हम बात करें तो यहां है निवाड़ी जिला। सागर जिला, निवाड़ी जिला। ये है टीकमगढ़ जिला। यहां पर है टीकमगढ़ जिला। टीकमगढ़ जिले के बगल से ही स्थित है छतरपुर जिला। छतरपुर के बगल में ही स्थित है पन्ना जिला। पन्ना से लगा हुआ है सतना जिला। लेकिन जो सतना है वो सागर संभाग का हिस्सा नहीं है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और यहां पर स्थित है दमोह। दमोह। तो सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और दमोह, इन 6 जिलों से मिलकर बना हुआ है सागर संभाग। सागर संभाग जो है उसमें कुल कितने जिले हैं? उसमें है कुल 6 जिले। इसमें कुल 6 जिले हैं। इसके बाद जो अगला संभाग है उसके बारे में हम बात करेंगे। सतना, यहां पर स्थित है रीवा। यहां पर स्थित है सिंगरौली।
सिंगरौली, और यहां पर स्थित है सीधी। सिंगरौली सीधी से ही कट के अलग हुआ था। जब मध्य प्रदेश के गठन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के गठन में देखेंगे कौन सा जिला कब बना है, कब अस्तित्व में आया है और किस जिले से कटकर अलग हुआ है, इससे क्या उस पुराने जिले पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो यदि हम सागर संभाग की बात करें तो सागर में सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और दमोह, ये 6 जिले हैं। और अगला जो संभाग है वो है रीवा। रीवा संभाग जो है, रीवा में कुल जिले हैं 4। रीवा में कुल 4 जिले हैं। कौन से? सतना, सीधी, सिंगरौली और रीवा। बहुत आसानी, ये जो पूर्व वाले हिस्सा है जो मध्य प्रदेश का, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये 4 जिले हैं, वो रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहां पर स्थित है शहडोल। शहडोल के यहां स्थित है उमरिया और यहां पर स्थित है अनूपपुर। अनूपपुर, तो शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, इन 3 जिलों से मिलकर बनता है जो संभाग है वो है शहडोल संभाग। सबसे नवीनतम संभाग शहडोल संभाग ही है। जो सबसे नया संभाग बना था वो शहडोल संभाग है। इसमें कुल कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। कौन कौन से? उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। मुख्यालय इसका शहडोल में ही है। इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो वो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे अधिक जिलों वाला संभाग, जिसका नाम है जबलपुर संभाग। जबलपुर और इंदौर संभाग ऐसे हैं जो सर्वाधिक जिलों वाले हैं। जबलपुर के इधर ऊपर स्थित है कटनी जिला। जबलपुर के यहां पश्चिम में स्थित है नरसिंहपुर जिला। और जबलपुर के इधर स्थित है डिंडोरी। यहां स्थित है मंडला और यहां स्थित है सबसे अंत में कोने में बालाघाट। बालाघाट। तो यहां हम देखते हैं कि कौन कौन से जिले हैं। जबलपुर संभाग के अंतर्गत कटनी, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, बालाघाट और यहां पर स्थित है सिवनी और यहां स्थित है छिंदवाड़ा। तो कुल कितने जिले हो गए हैं? 8 जिले। नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा और ये कटनी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुल 8 जिले जो है वो है जबलपुर संभाग के अंतर्गत। तो यहां हम लिख देते हैं। छठवां जो संभाग है वो है जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं कुल 8 जिले। इसके बाद जो हम अगले संभाग की बात करेंगे तो वो है, यहां स्थित है भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल। भोपाल संभाग के अंतर्गत जो जिला आता है वो है विदिशा, राजगढ़, यहां है रायसेन, यहां है सीहोर। कुल 5 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल संभाग, उसके अंतर्गत कुल 5 जिले आते हैं। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 5 जिले। कुल हैं 5 जिले। इसके बाद जो हम अगला संभाग देखते हैं वो है होशंगाबाद संभाग। होशंगाबाद या उसका नया नाम है नर्मदापुरम। होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। पहला जिला है बैतूल जिला, यहां पर स्थित है हरदा जिला। तो होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3 जिले। होशंगाबाद के अंतर्गत आते हैं 3 जिले। 3 जिले कौन कौन से? होशंगाबाद, इसी का नया नाम है नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा। ये 3 जिले जो हैं वो होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो अगला संभाग जो है हमारा वो है उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग के अंतर्गत यदि हम देखें तो 7 जिले जो है वो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। पहले जिले का नाम है शाजापुर,
यहां पर स्थित है आगर मालवा, आगर मालवा। यहां पर स्थित है नीमच, मंदसौर और रतलाम। ये जो हैं ये जिले आगर मालवा, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच और यहां पर स्थित है देवास। तो जो ये 7 जिले जो हैं वो आते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत। उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 7 जिले। उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच। बाकी के जो बचे हुए जिले हैं वो आते हैं इंदौर संभाग के अंतर्गत। इंदौर संभाग जो है, इंदौर संभाग में, इंदौर संभाग के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो है झाबुआ। झाबुआ के नीचे यदि हम देखें तो यहां पर स्थित है अलीराजपुर जिला। अलीराजपुर के नीचे देखें तो यहां स्थित है बड़वानी। यहां पर जो जिला आता है वो है खरगोन जिला, जिसे पश्चिमी नमाड़ कहा जाता है और खंडवा को पूर्वी नमाड़ कहा जाता है। और यहां पर स्थित है बुरहानपुर। यहां पर स्थित है धार। तो जो इंदौर संभाग के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो है इंदौर, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और झाबुआ जिला। ये जो 8 जिले हैं वो आते हैं इंदौर संभाग के अंतर्गत। इंदौर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो वो हैं 8 जिले। 8 जिले जो है वो इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा। ये जो जिले हैं वो इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने मध्य प्रदेश के सारे 52 जिले ही पूरे लिख लिए हैं और उनकी स्थिति के बारे में जायजा कर लिया है कि कहां कौन सा जिला स्थित है। इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हमें पता होगा कि कौन सा जिला कहां स्थित है तो आगे के लिए हमें आसानी रहेगी किसी भी टॉपिक को याद करने के लिए, किसी भी फैक्ट को याद करने के लिए। तो इस प्रकार देखते हैं मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। इनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला जो संभाग है वो है चंबल। चंबल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड। इसके बाद जो अगला संभाग है वो है ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। अगला जो संभाग है वो है सागर संभाग। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना। ये 6 जिले जो है वो सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अगला जो संभाग है वो है रीवा संभाग। रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। इसके बाद जो अगला संभाग है वो है शहडोल संभाग। शहडोल संभाग के अंतर्गत उमरिया, अनूपपुर ये और शहडोल ये 3 जिले आते हैं। अगला जो संभाग है वो है जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। ये 8 जिले जो है वो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अगला जो संभाग है वो है होशंगाबाद संभाग। होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत होशंगाबाद, बैतूल और हरदा ये 3 जिले आते हैं। अगला जो संभाग है वो है भोपाल संभाग। भोपाल संभाग के अंतर्गत रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़ और भोपाल ये 5 जिले आते हैं। इसके बाद जो अगला संभाग है वो है उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन। ये जो 7 जिले हैं वो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। इंदौर संभाग के अंतर्गत यदि हम देखें तो 8 जिले आते हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा। ये जो 8 जिले हैं वो इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग और 52 जिले हैं, इनके बारे में हमने देखा है। इसके बाद कुछ और फैक्ट्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो कुछ अलग हैं वो ये, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बातें हैं वो ये है कि यदि हम देखें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ऐसा संभाग कौन सा है जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जिले आते हैं, तो वो ये है कि जबलपुर और इंदौर ये 2 संभाग ऐसे हैं जिनके अंतर्गत सबसे अधिक जिले आते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा जा सकता है कि 2 संभाग के नाम लिख दे, जैसे
क्वेश्चन ये अगर पहला ऑप्शन आया कि इंदौर, उज्जैन, और दूसरा ऑप्शन दे दिया कि होशंगाबाद और भोपाल, ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे करके ये क्वेश्चन बन सकता है इससे। इसलिए आप याद रखें कि जो इंदौर और जबलपुर ही ये मध्य प्रदेश के सबसे बड़े संभाग हैं, इनके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। मध्य प्रदेश के यदि सबसे छोटे संभाग की बात करें तो वो ऐसे 3 संभाग हैं जो सबसे छोटे हैं, जिनके अंतर्गत सबसे कम जिले आते हैं। वो है चंबल, शहडोल और होशंगाबाद। ये 3 जो ऐसे संभाग हैं, इनके अंतर्गत सिर्फ 3 ही जिले आते हैं। 3 संभाग 3 जिले, तो इनसे याद भी रहेगा कि 3 संभाग ऐसे हैं जिनके अंतर्गत 3-3 जिले आते हैं। वो है चंबल सबसे ऊपर, शहडोल पूर्वी हिस्सा और होशंगाबाद दक्षिणी हिस्सा। तो ये 3 संभाग ऐसे हैं जिनके अंतर्गत सिर्फ 3-3 जिले आते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि ऐसा जो नवीनतम जिला है, नवीनतम यदि हम जिले की बात करें तो वो है निवाड़ी। अभी हम निवाड़ी जिले के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। निवाड़ी जिला है, ये नवीनतम जिला है। ये 1 अक्टूबर 2018 को बनकर अस्तित्व में सामने आया, जो कि टीकमगढ़ से कटकर अलग हुआ था। इसके बाद यदि हम बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम देखें कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इंदौर जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इंदौर में लगभग 32,75,000 के लगभग जनसंख्या है। 32,75,000 के लगभग जनसंख्या इंदौर में है। तो इंदौर जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और यदि सबसे छोटे जिले की बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो वो है निवाड़ी जिला। निवाड़ी जिला की जनसंख्या सबसे कम है, जो कि 4,01,000 के लगभग निवाड़ी जिले की जनसंख्या है। इसके बाद यदि जो अगली बात करें, इसमें हम देखते हैं कि जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा जिला जो है वो इंदौर और सबसे छोटा जिला वो है निवाड़ी। यदि हम क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा जिला है वो है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का कुल क्षेत्रफल जो है, छिंदवाड़ा का कुल क्षेत्रफल 12,815 जो है वो 12,815 वर्ग किलोमीटर, 12,815 वर्ग किलोमीटर जो है वो छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल है, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है। और मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है वो है निवाड़ी। इसका कुल क्षेत्रफल है 1318 वर्ग किलोमीटर, 1318 वर्ग किलोमीटर, जो कि टीकमगढ़ जिले से कट के अलग हुआ था। यह जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला है। और इसके अलावा जो छिंदवाड़ा जो जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर है, जिसकी जनसंख्या लगभग 32,75,000 के आसपास है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये हमने मध्य प्रदेश के पूरे जिलों के बारे में बात करी है, कौन सा जिला कहां पर स्थित है, कौन सा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो हम बात करेंगे, ये टीकमगढ़ जिले से जो कटकर जो नया जिला बना है निवाड़ी, इसके बारे में कुछ 2-4 फैक्ट हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि ये नवीनतम जिला है तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना अधिकतम है, क्योंकि जब आगर मालवा जिला बना था तो उससे क्वेश्चन अधिकतम पूछे गए थे और ये निवाड़ी जिला बना है तो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यह जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो हम आगे निवाड़ी जिले के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के नवीनतम जिले निवाड़ी की। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये नवीनतम जिला है, इसलिए जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं, जो पेपर होने वाले हैं, उनमें मध्य प्रदेश के नवीनतम जिले से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। निवाड़ी जिले की यदि हम बात करें तो निवाड़ी जिला जो बनकर अस्तित्व में सामने आया वो 1 अक्टूबर 2018 में निवाड़ी जिला टीकमगढ़ जिले से कटकर निवाड़ी जिला अलग हुआ। निवाड़ी जिला का जो क्षेत्रफल है, निवाड़ी जिला का जो क्षेत्रफल 1318 वर्ग किलोमीटर है। 1318 वर्ग किलोमीटर जो होता है, वर्ग किलोमीटर को यदि हम समझे तो 1 वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर। अब जो ये क्षेत्रफल बनता है ये 1 वर्ग किलोमीटर होता है। तो जो 1 किलोमीटर यहाँ का हिस्सा, 1 किलोमीटर यहाँ का हिस्सा, तो ये जो क्षेत्रफल बना है ये वर्ग किलोमीटर होता है। तो निवाड़ी जिले का जो क्षेत्रफल है वो 1318 वर्ग किलोमीटर है।
टीकमगढ़ जिले का क्षेत्रफल निवाड़ी जिला बनने से पहले 5048 वर्ग किलोमीटर हुआ करता था। ये टीकमगढ़ जिले का क्षेत्रफल है और इसमें से 1318 वर्ग किलोमीटर निवाड़ी जिले को दे दिया गया था, जो टीकमगढ़ से अलग हुआ था। निवाड़ी जिले की जो जनसंख्या है वो है 4,01,000। जनसंख्या की दृष्टि से अभी हमने पहले बात करी है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। और यदि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा है ही, और यह तहसीलों की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला है। निवाड़ी जिले में सबसे कम तहसीलें हैं। निवाड़ी जिले में कुल 3 तहसीलें हैं और विकासखंड भी 2 हैं। विकासखंड निवाड़ी जिले में 2 हैं, 2 विकासखंड और 3 तहसीलें हैं। यदि हम तहसीलों की बात करें तो एक तो निवाड़ी तहसील खुद ही, दूसरी जो तहसील है वो है ओरछा, तीसरी जो तहसील वो है पृथ्वीपुर। 3 तहसीलें जो हैं ये निवाड़ी जिले के अंतर्गत आती हैं। कौन सी? ओरछा, निवाड़ी और पृथ्वीपुर। और जो विकासखंड हैं वो है निवाड़ी और पृथ्वीपुर। ओरछा विकासखंड नहीं है, ओरछा सिर्फ तहसील है। निवाड़ी और पृथ्वीपुर ही 2 विकासखंड है। तो यह तहसीलों की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला है और यह एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 3 तरफ से उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। यदि हम मध्य प्रदेश के मैप में यदि हम देखें कि निवाड़ी जिला जो है वो कुछ यहां पर स्थित है, यदि ये मध्य प्रदेश का मैप देखें तो निवाड़ी जिला, तो ये जो 3 तरफ से जो सीमा लगी हुई है वो उत्तर प्रदेश से लगी हुई है और दक्षिणी जो सीमा लगती है वो टीकमगढ़ जिले से लगती है। क्योंकि यह टीकमगढ़ जिले से कटकर अलग हुआ है इसलिए इसकी सीमा दक्षिणी भाग जो है वो टीकमगढ़ जिले से लगा हुआ है। बाकी यह 3 तरफ से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिला और ललितपुर जिला इससे अपनी सीमा साझा करते हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो यह सागर संभाग का 6वां जिला है। सागर संभाग में पहले 5 जिले हुआ करते थे। 5 जिले सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और दमोह। 6वां जिला बनकर ये निवाड़ी जिला सामने आया है। निवाड़ी जिला को मिलाकर सागर संभाग में कुल 6 जिले हो गए हैं। यदि हम बात करें कि निवाड़ी जिले के जो प्रथम कलेक्टर बने थे वो थे अक्षय कुमार सिंह। अक्षय कुमार सिंह जो थे वो निवाड़ी जिले के प्रथम कलेक्टर बनकर सामने आए थे। और मुकेश कुमार श्रीवास्तव यह है निवाड़ी जिले के प्रथम एसपी बने थे, यानी पुलिस अधीक्षक जो प्रथम बने थे वो मुकेश श्रीवास्तव जी थे। टीकमगढ़ का जो क्षेत्रफल था वो 5048 वर्ग किलोमीटर था, जैसा कि हमने देखा है। इसमें से 1318 वर्ग किलोमीटर निवाड़ी जिले के लिए दे दिया गया था। यदि हम बात करें कि निवाड़ी जिला के बनने से टीकमगढ़ जिले को आर्थिक दृष्टि में भी अत्यधिक नुकसान हुआ है, क्योंकि टीकमगढ़ जिले में स्थित प्रतापपुरा जो औद्योगिक केंद्र था वो अब निवाड़ी जिले में चला गया है। यह टीकमगढ़ से हट गया है। यह औद्योगिक एकमात्र औद्योगिक केंद्र था प्रतापपुरा, जो कि अब कटकर निवाड़ी जिले में पहुंच गया है, क्योंकि यह ओरछा के पास स्थित है। इसलिए टीकमगढ़ को राजस्व की दृष्टि से भी अत्यधिक नुकसान हुआ है। राजस्व के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी टीकमगढ़ जिले को नुकसान हुआ है, क्योंकि टीकमगढ़ जिले में स्थित एकमात्र पर्यटन स्थल था ओरछा। ओरछा जो है अब वर्तमान में निवाड़ी जिले में आ गया है, पहले यह टीकमगढ़ जिले में था। ओरछा पर्यटक स्थल है, टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ पर सैलानी जो है बाहर से, विदेशों से सैलानी आते हैं, इसलिए पर्यटन की दृष्टि से भी टीकमगढ़ जिले को नुकसान हुआ है। ओरछा में यदि हम देखें तो जो घूमने लायक जो जगह है वो है जहांगीर महल, राजा राम मंदिर, शीश महल, चतुर्भुज मंदिर इत्यादि जो टूरिस्ट पॉइंट थे ये अब कटकर निवाड़ी जिले में चले गए हैं। टीकमगढ़ जिले से ये हट गए हैं और ओरछा जो है अब निवाड़ी जिले के अंतर्गत आ गया है। ओरछा में ही ओरछा अभ्यारण्य भी स्थित है। जब हम नेशनल पार्क और अभ्यारण्य की बात करेंगे तब हम ये पढ़ेंगे कि ओरछा में ओरछा नाम से अभ्यारण्य भी है, तो ये आगे की बात करेंगे हम। 29 सितंबर 2018 में जब यह निवाड़ी जिला बन रहा था तो 29 सितंबर 2018 को यह गजट में राजपत्र जो मध्य प्रदेश का सरकारी पत्र होता है उसमें यह इसका प्रकाशन करके इसको कानूनी रूप से इसको निवाड़ी जिले
निवाड़ी जिले को अस्तित्व में लाया गया। तो जो गजट में छपा था वो 29 सितंबर 2018 को गजट में प्रस्तुत किया गया था। निवाड़ी जिले का जो पिन कोड बना है वो 472442 472 442 निवाड़ी जिले का पिन कोड है। और निवाड़ी जिले का जो नया वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा वो है MP 71। MP 71 पहले टीकमगढ़ का MP 36 हुआ करता था, टीकमगढ़ जब जिला था, अब यह नया जिला बना है तो MP 71 ये निवाड़ी जिले का नया पिन कोड है। तो इस प्रकार हमने निवाड़ी जिले के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इनके बारे में याद करेंगे। इनमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि यह किस जिले से कटकर अलग हुआ, इसका कितना क्षेत्रफल है, इसकी कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, इस तरीके क्वेश्चन बनेंगे। या तहसील की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला कौन सा है ये भी पूछा जा सकता है। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 3 तरफ से उत्तर प्रदेश से लगती है, या कौन सा जिला अपनी सीमा 3 तरफ से उत्तर प्रदेश से साझा करता है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सागर संभाग का 6वां जिला है। अक्षय कुमार और मुकेश श्रीवास्तव, ये अक्षय कुमार यहाँ के प्रथम कलेक्टर यानी DM थे और मुकेश श्रीवास्तव यहाँ के SP यानी पुलिस अधीक्षक बने थे। प्रतापपुरा औद्योगिक केंद्र अब ये जो है निवाड़ी जिले में स्थित है, निवाड़ी जिले में आ गया है, पहले ये टीकमगढ़ जिले में हुआ करता था। ओरछा पर्यटक स्थल भी अब निवाड़ी जिले में आ गया है। 29 सितंबर 2018 को यह गजट में प्रस्तुत किया गया था। पिन कोड और MP 71 यहाँ का वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। इस तरह हमने अपनी मध्य प्रदेश की प्रथम क्लास जो थी, प्रथम कक्षा थी, जो हमने ये कंप्लीट करी है। ये फर्स्ट वीडियो थी, आपने इसके बारे में आप 1-2 बार इसका रिवीजन करें और साथ ही साथ इसके नोट्स बनाएं 1 लाइन फैक्ट में, जैसा कि मैंने लिखा है ऐसे ही आप ये 1 लाइन फैक्ट में नोट्स बनाएं। तो इसका सबसे अच्छा फायदा ये होगा कि आपको पेपर के समय, एग्जाम के टाइम पर इनको रिवाइज करने में बहुत आसानी रहेगी और आप 1 से 2 घंटे में पूरी MPG के पूरी रिवाइज करके और एग्जाम में ये आपको बहुत मदद करेंगे। ये क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, 1 लाइन फैक्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, यदि ये याद हो गए तो क्वेश्चन देखते ही साथ आंसर, हम जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें सीधा आंसर ढूंढते हैं कि ये कहां लिखा है। तो इसलिए ये आप याद करें, इनको 1-2 बार रिवाइज करें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इनके नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स से ही आप पढ़ सकते हैं, किताबों से ज्यादा देर तक हम याद नहीं कर सकते हैं। नोट्स जो अपने हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनसे पढ़ने में आसानी रहती है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इसके बाद हम बायोलॉजी और ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी की क्लास में हम पूरा 1 लाइन फैक्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे और जो भी थोड़ा PSC या MPPSC या SI लेवल की जो उसमें है वो हम कवर करते जाएंगे। तो प्रीलिम्स में 100% इससे बाहर कंटेंट नहीं जाएगा। आप कोई स्टैंडर्ड बुक भी आप रेफर कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। लूसेंट जरूर पढ़ें, लूसेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि ये जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें लूसेंट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लूसेंट से ही पेपर बनता है। और यदि हम बात करें ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। उसका लेवल MPPSC के लेवल तक रहेगा, थोड़ा सा विस्तार से। ज्योग्राफी हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, मैप के माध्यम से देखेंगे कौन सी चीज कहाँ स्थित है। पूरी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद वर्ल्ड, उसके बाद MP की ज्योग्राफी की बात करेंगे। और अगली जो हम क्लास करेंगे वो MP की क्लास करेंगे, मध्य प्रदेश के गठन की। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, कौन सा जिला कब अस्तित्व में आया है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले बनकर सामने आए, ये सारी बात हम अगली क्लास में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। ये क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू।